आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य है। इस मूवमेंट को, आज हमारे मूवमेंट को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है कि आशुतोष जी जो इस देश की बहुत बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम पार्टी में उनका स्वागत करते हैं और जैसा कि हमेशा हम कहते रहे, ये पार्टी नहीं है, ये आज़ादी की हमारे लिए तो दूसरी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि इस देश के जितने अच्छे लोग हैं जो एक सुनहरे भारत का सपना देखते हैं, उन सभी लोगों को पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं अब टोपी पहना के आशुतोष जी को फॉर्मली इंडक्ट करता हूँ। मैं आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर एक पत्रकार से राजनीति में आने का कारण क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब आपको निर्णायक भूमिका अदा करनी होती है, और अगर उस वक्त अगर आप शांत बैठ गए, अगर आप उस वक्त आप तटस्थ हो गए, तो इतिहास आपको माफ नहीं करता। और मुझे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब हिंदुस्तान अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में पूरी तरीके से बदलने के लिए बेताब है। वो ये करने के लिए बेताब है कि जो कुछ भी अब तक था राजनीति के नाम पर, उसको फौरन उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी राजनीति थी जो ऊब पैदा करती है, घिन पैदा करती है, डर पैदा करती है। और मुझे लगता है कि एक दिल्ली में महज 28 सीट जीतने के बाद भी अगर पूरे देश में लेकर स्पंदन हो रहा हो, और ये स्पंदन इतने बड़े स्तर पर हो कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, वैसे में तटस्थ और निरपेक्ष कैसे रहा जा सकता है, ये सवाल मेरे अंदर बहुत लंबे समय तक चलता रहा। मैं अन्ना के आंदोलन में शारीरिक रूप से जुड़ा था, एक पत्रकार के तौर पर बहुत गहराई से मैंने उसको देखने की कोशिश की थी, बहुत गहराई से समझने की कोशिश की थी, और ये उसका नतीजा था कि अंत में मुझे लगा कि नहीं, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण है। इस इतिहास के क्षण को इतिहास बनाने के लिए ज़रूरी है किताब लिखी जाए। मैंने उस पर एक किताब भी लिखी, अन्ना 13 डेज दैट अवेकेंड इंडिया। और उसके बाद जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है आज यहाँ कर आकर पहुँची है। और मुझे लगता है ये क्रांति सिर्फ आम आदमी पार्टी की क्रांति नहीं हो सकती, ये क्रांति हर आम आदमी की इस देश के अंदर जो चाहता है कि व्यवस्था पूरी तरीके से बदले, व्यवस्था सच्चाई पर आधारित हो, व्यवस्था नैतिकता पर आधारित हो, व्यवस्था आध्यात्मिकता पर आधारित हो, व्यवस्था वो न हो जिसमें आम आदमी की भागीदारी नहीं है। लोकतंत्र में अगर आम आदमी की भागीदारी नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं। और हमने जो पिछले सालों में लोकतंत्र को देखा है, ये वो लोकतंत्र है जिसमें एक बहुत बड़ा वर्चस्ववादी तबका पैदा हो गया, क्लास विद इन क्लास पैदा हो गया है, जिसमें जो आम आदमी को अपने करीब फटकने नहीं देता। तो मुझे लग रहा था कि चूंकि निर्णायक क्षण है और इस वक्त मैं तटस्थ नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे पत्रकारिता छोड़कर एक्टिव तरीके से राजनीति में आना चाहिए। और मैं अरविंद जी का और साथ ही साथ उनके तमाम साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चुनावों से पहले अगर आप एक डिसीजन लेते हैं तो कहा जाता है, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, एक सरकार अचीव करने के बाद, क्या आपके ऊपर अवसरवादी का आरोप नहीं लगेगा? अगर ये आरोप लगाते हैं तो मुझे लगता है आपको पत्रकार के तौर पर ये सवाल पूछने का पूरा हक है, और ये मानने का भी हक है कि मैं अवसरवादी हूँ। लेकिन मैं अवसरवादी इतिहास के नज़रिए से अपने आप को मानता हूँ कि अगर इतिहास ने हमको अवसर दिया है तो उस अवसर का फ़ायदा और लाभ हमें क्यों नहीं उठाना चाहिए, और कभी भी किसी अच्छे काम में जुटने में क्यों नहीं जुटना चाहिए। पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल, मैं अभी पार्टी में आया हूँ, इस सवाल पे मुझे लगता है कि पार्टी को सोचना है। लेकिन मैंने अरविंद जी से और उनके तमाम साथियों से बहुत स्पष्ट कह दिया था, और कि मैं अगर पार्टी में आऊँगा तो पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की तरीके से तमाम गली मोहल्ले कूचे शहर जहाँ भी जाएंगे जाऊँगा, मोबिलाइज करूँगा, रैली करूँगा, जो संदेश है वो संदेश पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरी प्रायोरिटी में चुनाव लड़ना पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं। दरअसल दिक्कत हो गई इतने सालों में कि चुनाव लड़ना ही राजनीति हो गई है। अगर चुनाव लड़ना मेरी राजनीति होती
तो मैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, 23 साल मैंने जर्नलिज्म में किया है और राजनीति के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों से मेरी जान पहचान है। मैं वहाँ भी जा सकता था, वहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए हथकंडे अपना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतिहास के क्षण में अगर अवसर मिला है तो उस अवसर का फायदा हमें उठाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अवसरवादिता है तो हाँ, इतिहास की नज़र से मैं अवसरवादी हूँ। Ashutosh, your critics would say that in your chair as a journalist, you've abused that chair. You are not unbiased, or a journalist would be expected to. And many in your critics as well are saying that you should apologize for all that time that you spent in that organization, showing your bias clearly for a political party. What do you say to that? It's a fair question, and anybody who's asking these questions, I will not say anything. Just my answer is that tell me who in this world is without any ideology. Can you name anybody? Can you name any newspaper who doesn't have an ideology? There are newspapers, there are editors who are openly leftist. There are editors in the newspaper who are openly rightist. There are editors in the newspapers who are openly belong to the Congress party and openly belong to the BJP party. I have no problems with having an ideology. The problem is what is my personal ideology should not get mixed up with my professional ethics. And I think as long as I was their editor, I tried to maintain that balance. And with my integrity, with my honesty, and I never let I categorically told my newsroom that there are issues on which I have a very, very different viewpoints what the newsroom feels. But please don't look at me and decide on that basis. You decide, take a call on that, let me know. Don't get influenced by my opinion. That has been anybody who has been in IBN 7 can go and check that. But if you're asking a question, as a few days back, I was a journalist, I would have asked the same question to anybody who has just joined the party. So it's a fair question, it's a good question, and I really appreciate it. तो जी आपने आइडियोलॉजी की बात की, आम आदमी पार्टी की क्या आपको लगता है कि आइडियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर हुई है जनता की निगाह में, आपकी पार्टी की निगाह में? क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंस आए हैं जहाँ पे आपके जो है आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। विचारधारा का सवाल आप खड़ा करते हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा क्या है? हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ विचारधाराएं गुम हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा का मूल बिंदु, मूल आत्मा क्या है? सत्ता आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जो गांधी जी ने कहा था कि जब कोई भी योजना बनाने के पहले उस अंतिम व्यक्ति की नज़र से देखो, उस अंतिम व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो बहुत जरूरी। और मुझे लगता है कि जब सत्ताएं एक तरीके से केंद्रित हो गई कुछ लोगों में, वैसे में सत्ता को हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, उनकी भागीदारी को उसमें लाने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि अपने आप में आज की तारीख में सबसे रैडिकल विचारधारा है। लोग कहते हैं और उसको ये कहना कि उसकी विचारधारा नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से आज अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई थी सेक्रेटेरिएट के बाहर। मैं अरविंद जी से सवाल पूछना चाहूंगी। और शीला दीक्षित ने भी बोला, कई पॉलिटिकल रिएक्शंस है जिसमें कहा गया है कि ये जो एक इनिशिएशन है उससे मतलब कि क्योस फैल सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है। People are calling you inexperienced and then accusing you of causing anarchy. वो उनका स्वागत है, वो जो भी कहना चाहें। पहली चीज़ तो ये कि हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और ये सरकार जनता के बीच में काम करना चाहती है। दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था मैं अपने कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा लेता, पब्लिक मीटिंग टाइम 10 to 12 AM एवरी डे। तो आप सब इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, नीचे गार्ड जो है वो 15-20 लोगों को ऊपर आने देता और 15-20 लोगों से मैं मिल लेता और फिर 12 बजे मेरा गार्ड कह देता जी 12 बज गए, पब्लिक टाइम ख़त्म हो गया, अब आप जाइए। आज जब मैं सड़क पे जाके बैठा तो पता चला कि कितने लोग मिलना चाहते हैं हमसे। हम लोगों ने अरेंजमेंट तो किया था 500-700 लोगों का, लेकिन शायद 5-7 हज़ार लोग वहाँ पे आए थे मिलने के लिए। इतने लोग मिलना चाहते हैं, अरेंजमेंट है जी, ज़्यादा ही लोग थे, इतने लोग मिलना चाहते हैं। तो आज अरेंजमेंट्स कम थे, हम मानते हैं हमारी अरेंजमेंट्स में कमी थी, अगली बार अरेंजमेंट्स अच्छे करेंगे। इसमें ये कहना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी या कोई फेल हो गई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। नहीं, जनता की समस्या सुनना भी मेन था। जनता की समस्याएं सुनने के लिए बैठे थे हम लोगों ने। जो अरेंजमेंट्स किए थे
उस अरेंजमेंट्स के हिसाब से 500, 700, 1000 लोगों तक का था जितनी कुर्सियां लगाई गई थी, जितना अरेंजमेंट था। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। जब भी ऐसी स्थिति होती है आप हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो कम एक्सपेक्ट किया था, जबकि कहीं न कहीं सारे जनता को ये पता है कि आप कुछ कॉल करेंगे तो वहाँ बहुत लोग आएंगे। जब आपने बोला कि मैं मेट्रो से जाऊँगा तो वहाँ पे भी भीड़ आ गई, आज भी भीड़ आ गई, तो आपको नहीं लगता है कि आपको पहले से ये सब चीजें सोच के करना चाहिए? और क्या आप मानते हैं कि आज का आपका जो कार्यक्रम था वो फेल रहा और लोगों को की उम्मीदों का आज आप खड़े नहीं हुए? मैं तो माफ़ी मांगी है मैंने, जब मैं ऊपर चढ़ के मैंने लोगों से कहा कि भाई आप लोग इतनी दूर दूर से आए, हम लोग आपकी समस्याएं नहीं सुन पाए, लेटर्स तो सबके ले लिए, लेटर्स के ऊपर कार्रवाई होगी, तो हमारी कुछ ना कुछ कमी रही, हम लोग उतने अरेंजमेंट्स नहीं कर पाए। इसके लिए मैंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं और जल्दी दूसरी मीटिंग रखेंगे, और दूसरी मीटिंग बड़े किसी स्टेडियम में रखेंगे या किसी और जगह रखेंगे जहां पे जनता को सुचारू रूप से हम लोग सुन सकें। ऐसे जनता की समस्याओं को सुनना अराजकता अगर है तो मुझे लगता है फिर डेमोक्रेसी का मतलब भूल गए हैं। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी बंद कमरे के, एयर कंडीशन कमरे के अंदर। हाँ जी, मैं मानता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी हम जल्दबाजी में हैं। अगर हम सब लोगों ने, देश के लोगों ने मिलकर जल्दबाजी नहीं की तो ये देश ही नहीं बचेगा। देखिए, दो चीज़ें, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। भाई मुलायम सिंह जी भी लगाते हैं दरबार, नीतीश जी भी लगाते हैं, फलाने भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, लेकिन उतने लोग नहीं आते। उम्मीद की बात है सर, फेथ की बात है, विश्वास की बात है। जितने लोग यहाँ आए थे उनको विश्वास था उनका काम होएगा। ये सुनो तो सही, जितने लोग उधर जाते हैं उन्हें शायद विश्वास की कमी होती है तो कम लोग पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग आए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा है और हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन विश्वास के खिलाफ। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। जब मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप लोगों को बताया था कि 5 कैटेगरीज में ग्रीवेंसेस को बांटा गया है। एक वो है जो प्लेन एंड सिंपल ग्रीवेंस है, दूसरी वो है जो पॉलिसी रिलेटेड है कि उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए सरकार की कोई पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। वो 2 दिन में तो नहीं होने वाला, उसमें समय लगेगा। तीसरी वो है जो सुझाव है। कई सारे लोग अपने सुझाव भी देके गए हैं, सरकार को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसको रिस्पेक्टिव मिनिस्टर स्टडी करेंगे और उन सुझावों में कौन से एक्सेप्ट हो सकते हैं। चौथा है मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें कोई आके बोला मेरे को नौकरी चाहिए जी, मेरे को पेंशन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो बेनिफिट्स जो चाहिए, या उसमें ये भी आते हैं कि मेरी घर की सामने वाली सड़क टूट गई, सड़क बनवा दो। अब सड़क बनवा दो, वो भी 2 दिन में नहीं हो सकता। उसके लिए अगर बनवानी भी है तो आपको पहले अप्रूव करना पड़ेगा, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, टेंडर करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। और 5वीं कैटेगरी जो सरकार से रिलेटेड नहीं है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाली ग्रीवेंस है, विच इज़ प्लेन एंड सिंपल ग्रीवेंस, कि सर मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, मेरा विधवा पेंशन नहीं बना, मेरे वो वाली सारी ग्रीवेंसेस को कोशिश की जाएगी कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनको सॉल्व किया जा सके। बाकी की अलग अलग टाइम लिमिट्स है। जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आज अगर हम देखें तो 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले थे। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर इट्स अ पॉलिसी इशू और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसी रिलेटेड है। तो मंडे को मैं सारे डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि भाई आपके यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता, रेगुलराइज करने में क्या दिक्कत है, उसकी क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। देखते हैं, सवालों के जवाब आएंगे। अरविंद, आपके सारे मंत्री आज बैठे हुए थे वहाँ पर, लेकिन जितना क्योस था, जितनी भीड़ थी, वो आपकी टेबल पर थी। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं कि कोई भी पर्ची दी जाए किसी मंत्री की, वो आपके पास ही पहुँचा कर आपका प्लान क्या है कि आप ही चेहरा हैं, आप ही सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, वो उम्मीद ज़्यादा है लोगों को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल मिलने के लिए भी आए थे, बधाई देने के लिए भी आए थे। तो हम लोगों को मना भी नहीं कर सकते, मना करना भी नहीं चाहिए। सब लोगों का स्वागत है। अरेंजमेंट्स थोड़े से पुख्ता करने पड़ेंगे। 3-4 दिन दीजिए। आज कई सारे आइडियाज़ आए हैं आज की चीज़ को देखते हुए। सर मैं अभी नहीं बता सकता, पहले ऑफिसर से डिस्कस करना पड़ेगा। अभी सस्पेंडेड है 3-4 दिन के लिए सस्पेंडेड। सर अब आप बताइए, वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग आए थे, इतने 1000 लोग थे और मैं सारे मेरी टेबल के सामने आ गए और फिर मैं अपनी टेबल पे चढ़ा
तो मुझे धक्का मार के वो टेबल पे चढ़ गए और थोड़ी देर में ऐसे लगा कि मैं पिचक जाऊंगा, तो मैं पीछे से अंदर आ गया। अब वो लोग गेट के सामने बैठ गए। मेरे सामने एक तरीका तो ये था, पुलिस को कहता भी लाठी चार्ज कर दो, भगा दो, पर वो तो हमारा वो नहीं है जैसा पहले आज तक सत्ता चलती थी। तो मैं बाहर गया, बाहर मैंने छत पे खड़े होकर सब लोगों को अपील की, सब लोगों से बातचीत की, सब लोग खुश हो गए और सब लोग खुशी खुशी घर चले गए। इसमें गलत क्या है? अपनी जनता से बात तो करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे।